भाभी, खाने में क्या बनाऊं? घर की सफाई पूरी हो गई। आप जो बोलो खाने में चढ़ा दूं। आज मुझे घर जल्दी जाना है। शीला ने घर की बहू पल्लवी से पूछा और फ्रिज खोल सब्जी निकालने लगी। शीला, ऐसा कर, आज दाल चावल और आलू की सब्जी बना ले, साथ में पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी। ठीक है भाभी, खिचड़ी भी बना दूं? कल डॉक्टर ने बाबूजी के लिए खिचड़ी खाने के लिए कहा था और अम्मा जी ने भी कहा कि बाबूजी के लिए जाते जाते खिचड़ी बनाती जाऊं। शीला ने पूछा तो पल्लवी ने बड़े अनमने ढंग से कहा, अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। कल रात की खिचड़ी आज फेंकनी पड़ी और बाबूजी बिल्कुल ठीक हैं। वह दाल चावल खा लेंगे, बेकार में सामान का क्यों नुकसान करना। कहते हुए पल्लवी घर के ऊपरी मंजिल पर चली गई। घर 2 मंजिल का था। घर के नीचे के हिस्से में रसोई और बैठक थी। वहां पर घर के मालिक अरुण जी और सुधा जी रहते थे। उनके बेटे, बहू और पोते का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। घर अरुण जी ने बनवाया था। साड़ियों के व्यापारी अरुण जी के घर रुपयों की कोई कमी नहीं थी। अरुण जी ने व्यापार को बहुत ऊंचाई दी और अब बेटे के साथ ने उन्हें शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में शामिल कर दिया। दोपहर के समय पति और बेटे के आने का समय हुआ तो सुधा जी रसोई में देखने गई कि क्या क्या तैयार हुआ है। शीला, क्या क्या बनाया है? अम्मा जी, दाल चावल, आलू की सूखी सब्जी और पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी, बस सब तैयार है। खीरे का रायता बना रही हूँ और बाबूजी के लिए मूंग वाली खिचड़ी, वह तैयार है ना? सब आते ही होंगे। उनका सवाल सुन शीला चुप हो गई। वह भाभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, जो खाना बन रहा है वह बाबूजी भी खा लेंगे। कहते हुए शीला सर झुकाकर खड़ी हो गई। ऐसा कर, तू खिचड़ी चढ़ा दे, बाबूजी खिचड़ी ही खाएंगे, कहकर बाहर चली गई। सुधा जी गुस्से में हॉल में आई और पल्लवी को आवाज लगाई, हाँ माँ, क्या हुआ? अभी तो बाबूजी और सुधीर आए नहीं, फिर आपने क्यों बुलाया? शीला को तुमने खिचड़ी बनाने से मना क्यों किया? यह सुन पल्लवी घबरा गई। हाँ माँ कहते हुए उसके पसीने छूट रहे थे। वह माँ, मैंने सोचा बाबूजी की तबीयत ठीक है इसलिए। सुधा जी पल्लवी से ज़्यादा नहीं बोलती और ना ही ज़्यादा टोक टाक करती थी, लेकिन पल्लवी भी जानती थी कि इस घर में उनका रुतबा सबसे ऊंचा है, इसलिए बार बार वह कोशिश करती उनके अभिमान को तोड़ने की और उनको चुनौती देने की, लेकिन हर बार असफल हो जाती। आज फिर वही काम किया था। पल्लवी चाहती थी कि घर पर उसका राज चले। सुधा ने कहा, पल्लवी, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं टोकती हूँ, लेकिन फिर भी एक बात बता दूँ, अभी भी यह रसोई मेरी है और मैंने हमेशा तुम लोगों को छूट दी है। तुम लोग अपनी ज़िंदगी जैसे मन हो जियो, लेकिन यह हक कभी नहीं दिया कि तुम हम दोनों पति पत्नी के जीवन के रहन सहन का फैसला लो। यह घर गृहस्थी मेरी है और जो जमी जमाई रसोई तुम देख रही हो, उसको जमाने में मेरी जिंदगी के 40 साल लगे हैं। वैसे ऊपर की मंजिल पर एक रसोई घर है। आज से तुम अपनी रसोई वहां जमा लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी और उस रसोई की मालकिन बनकर खुद के लिए फैसले लेना। लगातार गुस्से में बोलते हुए सुधा जी ने कहा। तभी अरुण जी बेटे के साथ घर आ गए। क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? खाना तैयार हो तो डाइनिंग टेबल पर लगाओ, हम आते हैं। और सुनो, खिचड़ी के साथ थोड़ी चटनी भी बनवा लेना। इतना खाने की इजाज़त तो है ना? हाँ हाँ, बैठिए ना, सब तैयार है। कहते हुए सुधा जी रसोई में गई और जल्दी से मिर्च और लहसुन की चटनी बनाने लगी। सभी ने खाना खत्म किया। कुछ देर बाद अरुण जी बेटे सुधीर के साथ दुकान चले गए। सुधा जी ने पल्लवी को बुलाया और बोली, पल्लवी, क्या सोचा है? आज शाम तक अपना रसोई जमा लो। मैंने अरुण जी और सुधीर के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जैसा तुम चाहो वैसा हो। पल्लवी डरी हुई थी। अब तो उसकी हालत खराब थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी छोटी सी गलती ऐसे गले पड़ जाएगी और सासू माँ इतना कठोर हो जाएंगी। सुधीर अपनी माँ के लिए कोई तकलीफ और उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए पल्लवी तुरंत सासू माँ के पैरों में गिर गई और बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए।
गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने सुधीर और बाबूजी के सामने कुछ नहीं कहा। कहते हुए हाथ जोड़ खड़ी हो गई। सुधा जी ने बहू के हाथ पकड़ अपने पास बैठा लिया और बोली, बहू, मैं भी चाहती हूँ तुम इस घर की जिम्मेदारियों को संभालो। तुम जब शादी करके आई थी तब से मैंने कभी अपने विचार तुम्हारे ऊपर नहीं थोपे। मैं भी चाहती हूँ कि तुम जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन सभी की भावनाओं का ख्याल रखकर, किसी का मन मत दुखाओ। शीला जब भी पूछती खाने में क्या बनेगा, तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजती हूँ। मैं चाहती तो खुद ही उसे बताती। किसी गृहस्थी को बनाने में वर्षों लग जाते हैं। पति पत्नी मेहनत करके अपने अनगिनत सपने, जिन्हें वो गृहस्थी की नींव में झोंक देते हैं, अपना धैर्य और ना जाने क्या क्या। उस गृहस्थी में सभी की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। बड़ा या छोटा, सभी को यथोचित सम्मान मिलना चाहिए, तभी एक सुंदर गृहस्थी बनती है। कहते हुए सुधा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। पल्लवी ने उनके आंसू अपने हाथों से पोंछे और बोली, माँ, मैं समझ गई। गृहस्थी को किसी से लेना या मांगना नहीं होता। वह एक भाव है जिसे जीना होता है, जिसे समझना होता है। एक एक तिनका जोड़कर गृहस्थी बनती है। मैं तो आज तक जिम्मेदारियों और अधिकारों को आपसे छीनना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। मैं भी एक एक कर अपनी गृहस्थी की ईंट रखूंगी, आपकी तरह। कहते हुए उनके गले लग गई पल्लवी और सुधा जी ने उसे सीने से लगा लिया और उन्होंने सोचा, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। एक माफ़ी तो बनती है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।